नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बलदाऊ जी एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं दुर्गेश मेहता हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर बायो की भी क्लासें आपकी चलती रहेंगी। तो एग्रीकल्चर बायो प्लांट पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो है खरीफ की फसलों का रोग। चैप्टर नंबर 5 आपका रोहित जी सर पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें से पढ़िएगा। और चैप्टर नंबर 6 जो है खरीफ की फसलों के रोग मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या हरित वाली जो रोग है उसके बारे में हम बात करते हैं। बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या हरित वाली रोग, जिसे बोलते हैं अपन डाउन मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा। तो ये डाउन मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिसीज़ बाजरा की बात करें तो ये बाजरे का एक प्रमुख रोग है और ये 2 अवस्थाओं में बाजरे में लगता है। इसकी स्थानीय भाषा में इसे जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे हम स्थानीय जो अपनी भाषाएं होती हैं उसमें जोगिया रोग के नाम से पहचानते हैं। बात करें हम इसकी, प्रथम भारत में इस रोग को E.J. बटलर ने सन 1907 में खोजा था। यानी कि जो भारत में इस रोग को पहली बार जब बाजरे में देखा गया था, या बाजरे में इस रोग के देखने का जो श्रेय जाता है वो है E.J. बटलर, जो प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित थे। लक्षण या सिम्टम्स की बात करें तो लक्षणों के आधार पर ये जो रोग है उसे 2 भागों में बांटा गया। पहला है मृदु रोमिल आसिता और दूसरा हरित वाली। यानी कि मृदु रोमिल आसिता की बात करें तो डाउन मिल्ड्यू स्टेज, और दूसरा हरित वाली या ग्रीन ईयर स्टेज। यानी कि इसके जो लक्षण हैं जो बाजरे में 2 प्रकार से दिखाई देते हैं, जो मृदु रोमिल आसिता अवस्था और हरित वाली अवस्था। मृदु रोमिल आसिता अवस्था जो है वो पौधे के निचले भागों पर दिखाई देती है, और हरित वाली अवस्था जो है पौधे की जो वाली अवस्था होती है, यानी कि ऊपर जो इसमें सिट्टे होते हैं, अपनी जो स्थानीय भाषा उसमें उसे सिट्टे बोलते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मृदु रोमिल आसिता अवस्था की। यानी कि जो पहला लक्षण है इसका मृदु रोमिल आसिता अवस्था, वो पत्तियों पर दिखाई देती है, और इस रोगजनक के जो पौधे या रोगजनक का जो संक्रमण है वो पौधे के सर्वांगी संक्रमण करता है। यानी कि पौधे के पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे भागों पर यह जो है दिखाई देता है, यानी कि उसकी पत्तियों पर इसका रोगजनक सर्वांगी संक्रमण करता है। उसके बाद बात करें तो रोगग्रस्त पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे बौने रह जाते हैं, यानी कि लंबाई नहीं बढ़ती है पौधों की। रोगग्रस्त पत्तियों पर पीली सफ़ेद लंबी धारियाँ भी बन जाती हैं। उसके अलावा बात करें हम, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनकी निचली सतह पर सफ़ेद धूसर रंग की फफूंद भी जम जाती है, जिसे मृदु रोमिल वृद्धि दिखाई देती है। यानी कि जो फफूंद होती है उसे मृदु रोमिल वृद्धि कहते हैं। बाद में ये धारियाँ ये धारियाँ जो दूसरे रंग की होती हैं, ये बाद में भूरी पड़ जाती हैं, और धीरे धीरे जो पत्ती होती है वो ऐंठी हुई दिखाई देती है। यानी कि जैसे किसी भी चीज़ में ऐंठन आ जाती है, यानी कि वो घूमने लगती है थोड़ी थोड़ी, जैसा कि आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं थोड़ी थोड़ी ऐंठने के साथ साथ, जैसे मान लो पानी की कमी में दिखाई देता है कोई से पौधे में, वैसे लक्षण ये मृदु रोमिल अवस्था में दिखाई देते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आप चाहो तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलो और कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाएं तो अच्छी बात है। और अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमारे जो नंबर दिए हुए हैं उस पर कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपके लिए हम नोट्स भी अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी मृदु रोमिल आसित अवस्था। इसके जो लक्षण हैं वो पत्तियों पर दिखाई दे रहे थे। दूसरी अवस्था थी हरित वाली अवस्था। इसकी 2 अवस्था हैं, पहली अवस्था थी मृदु रोमिल और दूसरी है हरित वाली अवस्था। तो हरित वाली अवस्था की बात करें तो इस अवस्था के जो लक्षण हैं वो पुष्प क्रम पर दिखाई देते हैं। यानी कि मैंने ऊपर कहा था कि भी जो सिट्टे होते हैं, यानी कि ऊपर जैसे जो आपको सिट्टा दिखाई दे रहा है, इमेज के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये जो सिट्टे होते हैं, यानी कि ऊपर जो उसमें भुट्टा लगता है जिसमें बीज बनते हैं, तो उस भुट्टे में जब ये
पुष्प वाली अवस्था आती है, यानी कि पुष्प उत्पन्न होते हैं उस समय ये दिखाई देते हैं। तो इस अवस्था का लक्षण सबसे पहले जो है पुष्प पर दिखाई देता है। और रोगी पौधे पर या तो बालियाँ नहीं बनती हैं, और बनती हैं तो बालियों का जो निचला हिस्सा होता है, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, निचला कुछ हिस्सा होता है वो पत्तियों रूपी संरचनाओं में बदल जाता है। इस कारण ही इसे हरित बाली रोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके जो दोनों लक्षण हैं उस नाम से, दोनों लक्षण जो है हरित वाली अवस्था के नाम से भी इस रोग को जो है, दूसरा लक्षण जो है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी बाजरे की दूसरी अवस्था। पहली थी अपनी बाजरे की जो अवस्था थी उसमें मृदु रोमिल आसिता, और दूसरी है हरित वाली अवस्था। इस अवस्था के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं हम रोगजनक या पैथोजन की। रोगजनक क्या होता है? जो पौधों में रोग उत्पन्न करता है वही रोगजनक होता है। तो रोगजनक की बात करें तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनीकोला, यानी कि ये जो बाजरा है ग्रैमिनी कुल का है, और ज़्यादातर ग्रैमिनी कुल की जो है ग्रैमिनीकोला जो कुल के रोगजनक होते हैं वही इसमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसके रोगजनक की बात करें तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनीकोला नामक जो है कवक की से या फफूंद से ये होता है, यानी कि कवक जनित ये रोग है, और स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनीकोला कवक के द्वारा ये इसमें उत्पन्न होता है। और ये एक अविकल्पी कवक है, यानी कि ये बाजरे के अलावा दूसरे किसी भी पौधे पर अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। यानी कि ये मात्र केवल और केवल जो रोग उत्पन्न करता है वो सिर्फ बाजरे में ही उत्पन्न करता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि भाई ये जो चैप्टर है या ग्रैमिनी कुल की जो डिसीज़ हैं या रोग हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसमें से हम सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या हरित वाली रोग जो पढ़ रहे हैं उसका रोगजनक मैं बता रहा हूँ कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनीकोला नामक अविकल्पी कवक के द्वारा होता है। अविकल्पी का मतलब आप समझ ही गए कि भाई अविकल्पी यानी कि इसका कोई विकल्प नहीं है, यानी कि यह बाजरे के अलावा अन्य किसी पौधे पर रोग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई रोग का जो लक्षण या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में, रोगजनक के बारे में पढ़ा था। और इसके जो है अब पढ़ेंगे हम प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। अगर हमारा रोग लग जाता है या रोग लगने से पूर्व हम किस प्रकार उसका प्रबंधन करते हैं। तो प्रबंधन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है सस्य प्रबंधन, दूसरा किया जाता है रासायनिक प्रबंधन, और तीसरा किया जाता है जैविक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में की बात करें तो सस्य प्रबंधन में हम खेती से संबंधित जितनी अकाई जुताई या फसल अवशेषों को जलाना, गाड़ना, ये सभी चीज़ें जो क्रियाएं करके, यानी कि सस्य क्रियाएं करके जो प्रबंधन किया जाता है वो होता है सस्य प्रबंधन। और रासायनिक चीज़ें या मतलब दवाइयाँ द्वारा या किसी भी केमिकल के द्वारा अगर अपन रोग का प्रबंधन कर रहे हैं या उसका नियंत्रण कर रहे हैं तो वो होता है रासायनिक प्रबंधन। और जैविक प्रबंधन की बात करें तो जो इसका रोगजनक होता है उसका प्राकृतिक शत्रु के द्वारा अगर उसका नियंत्रण किया जा रहा है या कोई भी जीवित जीव के द्वारा उसका नियंत्रण किया जा रहा है तो वो होता है जैविक नियंत्रण। या फिर किसी रोग प्रतिरोधी किस्म को उगा करके उसका नियंत्रण किया जा रहा है तो वो है जैविक नियंत्रण। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम सबसे पहले सस्य प्रबंधन की। तो सस्य प्रबंधन क्या होता है? देखो, कल्चरल मैनेजमेंट, यानी कि जो सस्य प्रबंधन यानी कि खेत में जो क्रिया करके अपन रोग का प्रबंधन करते हैं वो कल्चरल मैनेजमेंट या सस्य प्रबंधन होता है। तो बात करें तो स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात करें, अगर हमको रोग का प्रबंधन करना है तो एकदम स्वस्थ, यानी कि जिसमें रोग ना हो या किसी भी प्रकार के कोई रोग के लक्षण उत्पन्न न हो या उसमें कोई भी कवक जनित बीमारी न हो, ऐसे स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज, यानी कि जो किसी संस्था के द्वारा प्रमाणित उन बीजों को उपयोग करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि उसका मृदा का सौरीकरण हो सके। ठीक है, जैसा कि आपको पता हो हम गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद बात करें, खेत में पड़े सभी पौधों को अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि जो हमारा खेत होता है उसमें अगर किसी भी प्रकार के फसल अवशेष पड़े हुए हैं तो उनको इकट्ठा करके उन्हें जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि उसके साथ अगर किसी भी प्रकार के रोगजनक हों तो वो भी जलकर नष्ट हो जाएं। या फिर अगर उनको जलाकर हम नष्ट नहीं कर सकते तो भूमि में उनको हम गाड़ भी सकते हैं।
ताकि उससे हमारा वायु प्रदूषण वगैरह भी ना हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन में हमने पढ़ा कि भाई स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए, गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए, या फसल अवशेष जो है उन्हें जलाकर नष्ट कर दें या गाड़ देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो रासायनिक प्रबंधन में बीजों को मेटालॉजिकल से 6 ग्राम प्रति किलो बीजों को या 2.5 ग्राम मैनकोजेब से बीजों को उपचार करके बोना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है कि बीजों को उपचारित करके बोना है। बीजों को उपचारित करके किससे बोएंगे? या तो मैनकोजेब ले लो 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम मैनकोजेब से 1 किलो बीजों को उपचारित को, या फिर मैनकोजेब नहीं लेते हैं तो मेटालॉजिकल 6 ग्राम मेटालॉजिकल ले लो, उससे 1 किलो बीजों को उपचारित कर लो। अब जितने किलो हम बीजों को उपचारित करेंगे उतना ही हम इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात करें हम बुवाई के 21 दिन बाद मैनकोजेब, या जैसे ही हमने फसल खेत में उगाने के जस्ट 21 दिन बाद मैनकोजेब 2.5 ग्राम लीटर या फिर मेटालॉजिकल प्लस मैनकोजेब दोनों को मिलाकर, जिसे हम रेडोमिल MZ के नाम से भी जानते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका हमको छिड़काव करना चाहिए। तो एक तो हमको करना है बीज उपचार, और बीज उपचार के अलावा बुवाई के जो 21 दिन होने के लगभग 21 दिन के बाद जो है हम मैनकोजेब या कोई सी भी फफूंदनाशक जो दवा है, कवकनाशी है, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा जैसे मैनकोजेब की है 2.5 ग्राम, ज़्यादातर जो मात्रा है वो 2.5 ग्राम ही हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम तीसरा जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन की बात करें तो जैविक प्रबंधन या बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें हम जो रोगजनक होता है उसके प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक शत्रुओं के द्वारा जो है रोगजनक को नष्ट करते हैं। तो इसमें प्राकृतिक शत्रुओं के रूप में हम स्यूडोमोनास फ्लोरेंस या फिर ट्राइकोडर्मा कल्चर के द्वारा बीजों को उपचारित करते हैं, या फिर बीजों को उपचारित नहीं करते हैं तो इनका स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस या ट्राइकोडर्मा कल्चर का हम छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इनके द्वारा हम जैविक प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। या फिर हम बात करें तो बाजरे की रोग प्रतिरोधी किस्मों को भी हम उगाकर रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे रोग प्रतिरोधी यानी जिसमें रोग नहीं लगता है या ना के बराबर इसका लक्षण प्रतीत होता दिखाई देता है, तो ऐसी किस्मों को हम लगा सकते हैं। तो उनकी बात करें तो पूसा मोती है, पूसा 23 है, WCC 75, ICMH 451, ICMH 88088, राज 171 इत्यादि जो ऐसी जो किस्में हैं जो इस रोग के प्रतिरोधी किस्में हैं, हरित वाली या जो रोग है उसकी प्रतिरोधी किस्में हैं। तो वो जो ये था हमारा पहला बाजरे का रोग था, बाजरे का हरित वाली रोग। ठीक है, तो अगला जो रोग पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बाजरे का अरगट या चेपा, जो हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।